जय हिंद दोस्तों, मैं यशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10 जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात भारत की करता हूं। 9 जनवरी 2021 को भारत में प्रवासी दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को आता है दोस्तों। 9 जनवरी की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और वहां पर उन्होंने गोरों के खिलाफ अहिंसा का जो एक वेपन है, अहिंसा का जो एक हथियार है, उन्होंने चलाया था और इस हथियार के माध्यम से, इस वेपन के माध्यम से, इस अहिंसा के माध्यम से वहां पर गोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इतनी बड़ी लड़ाई जीतने के बाद वो भारत आ रहे थे। तो 9 जनवरी का जो दिन है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस यानी PBD इसको बोलते हैं। P स्टैंड फॉर प्रवासी, B स्टैंड फॉर भारतीय, D स्टैंड फॉर दिवस। तो 2003 में PBD की घोषणा हुई, यानी 1915 से 2003 के बीच लगभग 88 ईयर्स का जो गैप है उसके बाद ये घोषणा हुई और गांधी जी के इस तारीख को यादगार बनाने के लिए, इस दिन को यादगार बनाने के लिए ये घोषणा हुई। तो प्रवासी भारतीय दिवस से दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? और आपके सामने डेट्स आएंगी। तो 9 जनवरी इज द राइट आंसर। देन 2003 में ये लागू हुआ था, 2003 से ये मनाया जाता रहा है। इसके साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस के साथ ही 2015 यानी 2003 से 2015 के गैप में नॉर्मल मनाया जाता रहा, लेकिन 2015 में आके कुछ विशेष इसमें चेंजेस आए और वो विशेष चेंजेस क्या थे कि अब इस दिन को एक थीम के साथ मनाया जाने लगा। अब इस दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाने लगा और इस बार हमने जो थीम रखी थी वो आत्मनिर्भर भारत में क्या योगदान रहा है हमारे प्रवासियों का, वो थीम हमने रखी थी। तो आत्मनिर्भर भारत जो है हमारी थीम थी, दिसंबर में ही तय हो जाती है और उसके बाद इसी थीम के साथ हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। और साथ में ही सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी के साथ ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस की जो बात है वो तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन इस जरूरी बात में क्या क्या फैक्ट्स छुपे हुए हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले विदेश मंत्रालय के मुताबिक कुल 210 देशों में 210 कंट्रीज में 1.34 करोड़ NRIs रहते हैं। 1.34 करोड़ NRI 210 देशों में रहते हैं। इस आंकड़े की अगर मैं बात करूं, भारत दुनिया में नंबर 1 देश है जिनके लोग दूसरे देशों में जाकर रहते हैं, यानी प्रवास के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 कंट्री है। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। UN के मुताबिक 1.75 करोड़ भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं। UN ये कहता है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का भी यही आंकड़ा है। भारत के हिसाब से 1.34 और UN के हिसाब से 1.75 करोड़। इसके साथ ही NRI होता क्या है, NRI के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हम बहुत सुनते हैं NRI। ये होता क्या है? NRI से मतलब है कि वैसा नागरिक जो देश में 183 डेज से ज्यादा दूसरे देश में बिताता है, यानी जिस व्यक्ति ने 183 डेज से ज्यादा किसी अन्य देश में बिताए हैं तो वो NRI कहलाता है। इस बात को उल्टा करके भी देख सकते हो आप, जिस व्यक्ति ने 182 डेज से कम भारत में बिताए हो, 182 दिन से वो भारत का से कम वो भारत में रहा हो, तो हम उसको NRI कह सकते हैं। तो ये NRI की डेफिनेशन है। इसके अलावा जो थीम है ये प्रवासी दिवस की, वो आत्मनिर्भर भारत की थीम रही है। साथ में अगर आप देखोगे इसमें और नई बातें क्या हैं, वो लोग जो विदेशों में जाते हैं लेकिन वहां पर जाकर रुक जाते हैं, मतलब वहां की नागरिकता ले लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? तो वहां की नागरिकता लेने वाले लोगों को कहते हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये लोग PIO कहलाते हैं। तो यहां पर ये डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। NRI और PIO में क्या फर्क है? NRI का मतलब है जो व्यक्ति 183 डेज से ज्यादा रहकर दूसरे देश में काम करता है, लेकिन जो व्यक्ति वहां रहकर वहां की नागरिकता भी ले लेता है तो ऐसे लोगों को PIO कहते हैं। तो NRI और PIO में ये फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर
इस तरह से अगर देखोगे आप तो PIO की जो बात मैं कर रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा लोग जो भारत से गए हैं वो अमेरिका में गए हैं और अमेरिका की नागरिकता उन्होंने ली है। तो PIO की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? अमेरिका में है। तो इस तरह से ये जो बात है प्रवासी भारतीय दिवस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग डेटाज हमारे पास हैं। यहां पर सिर्फ 30 कंट्रीज ऐसे हैं, 30 देश ऐसे हैं जिसमें कोई भी भारतीय नहीं गया। 30 देशों में भारतीय नहीं गए जहां पर भारतीय मूल का कोई नागरिक नहीं है। कुल मिलाकर 3 करोड़ 21 लाख भारतीय दुनिया भर में फैले हुए हैं। 3 करोड़ 21 लाख। ये आंकड़ा कहां से आया? जो मैंने आपको PIO बताया है, जो मैंने आपको NRI बताया है, अगर उन दोनों का आप टोटल कर दोगे तो आपके पास आंकड़ा आ जाएगा 3 करोड़ 21 लाख भारतीय जो बाहर रहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा भारतीय कहां पर हैं? NRI के रूप में अगर आप देखोगे तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात, सबसे ज्यादा आंकड़ा है। यानी UAE में सबसे ज्यादा NRI भारतीय रहते हैं 34.2 लाख। और USA में, अमेरिका में सबसे ज्यादा PIO भारतीय रहते हैं 31.80 लाख। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि जो इतना बड़ा आंकड़ा हमारे सामने है वो किस तरह से है। तो हमारी पहली पसंद हमारे देश के लोगों की UAE है NRI के रूप में, और PIO के रूप में USA है। तो यहां से बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। साथ में ही 4 देश ऐसे भी हैं जहां पर कोई NRI नहीं है। ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है कि 4 देश ऐसे जहां पे कोई NRI नहीं है, उनमें पाकिस्तान नंबर 1 है, वहां कोई NRI नहीं जाता है। सैन मेरिनो, किरिबाती और तुवालू, ये 4 ऐसे कंट्री हैं जहां पर कोई भी NRI नहीं है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर यहां पर आपको देखने को मिल रही है। जी हां, हमारे देश में हवाई मार्ग से संबंधित ये खबर है। दुनिया की सबसे लंबे हवाई मार्ग के लिए, दुनिया की सबसे लंबे हवाई मार्ग के लिए उड़ान आज यानी कल यानी 9 जनवरी 2021 को भरी गई। तो 9 जनवरी 2021 को ये जो उड़ान भरी गई है, इसकी जो महिला क्रू पायलट हैं उनका नाम है कैप्टन जोया अग्रवाल। एयर इंडिया का ये विमान लेकर आ रही है। कैप्टन जोया अग्रवाल ने दुनिया की सबसे लंबे हवाई मार्ग के लिए उड़ान भरी है। तो ये क्वेश्चन हमारे खाते में जुड़ जाता है। 9 जनवरी को ये उड़ान भरी गई है और 11 जनवरी को ये भारत पहुंचेंगे। तो ये जो उड़ान है सैन फ्रांसिस्को से भरी गई। 4 महिला पायलट इनके साथ इनकी टीम में है। टोटल 16,000 किलोमीटर का सफर ये नॉन स्टॉप करेंगे। 16,000 किलोमीटर ये नॉन स्टॉप चलेंगे, फ्लाइट में रहेंगे 16,000 किलोमीटर। और इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके साथ जो टीम में है वो बहुत सब एक्सपर्ट्स पायलट हैं। जोया अग्रवाल खुद एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा थानमय पापगिरी और आकांक्षा सोनाबने, शिवानी मनहास जैसे अनुभवी कैप्टन इसमें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह, जो उड़ान भरेंगी उत्तरी ध्रुव के ऊपर से सबसे लंबी उड़ान भरेंगी। उत्तरी ध्रुव के ऊपर विमान चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम कहता है वो वहां पर उल्टा हो जाता है। इसीलिए वहां पर उड़ान भरना बहुत मुश्किल है, बहुत संकटों का सामना करना है। इस मुश्किलों के हालातों में वो ये उड़ान भरेंगी। तो ये भारतीय हैं और भारत के खाते में ये सबसे लंबी उड़ान भरने का जो व्यवस्था है वो आने जा रही है। 2013 में इन्हीं जोया अग्रवाल ने बोइंग 777 विमान उड़ाकर सबसे पहली महिला पायलट का खिताब भी हासिल किया था। ये वही जोया अग्रवाल हैं जिन्होंने 2013 में बोइंग 777 को उड़ाकर पहली महिला पायलट बनने का खिताब भी हासिल किया था। तो यहां पर दोनों तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। एयर इंडिया का जो विमान है वो यहां पर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की योजना को संचालित कर दिया है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो ये फंड PIDF है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जानने लायक है और जान देने लायक है। PIDF क्या है, इसमें समझने की बात यह है कि ये POS सिस्टम लागू होगा। यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लागू होगा। इसके माध्यम से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं, जहां पर अभी डिजिटल इंडिया की जो मुहिम है कमजोर पड़ रही है,
वो डिजिटल इंडिया की मुहिम को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को, राज्यों को केंद्रित करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और आरबीआई ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष, यानी इसकी हिंदी में जो नाम है पीआईडीएफ, इसके जरिए पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है। तो आरबीआई ने अपने आप में बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट की तरफ एक अच्छा कदम बढ़ाया जा सके। जो पीओएस है, फिजिकल और डिजिटल दोनों मोड में चलेगा, फिजिकल भी चलेगा और डिजिटल भी चलेगा। नॉर्थ ईस्ट में खास करके चलेगा, वहां पर चीजों को मजबूत बनाने के लिए इसका संचालन 1 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है और 3 साल के लिए इसको लागू किया गया है। 3 साल के लिए इसको किया जाएगा कोष का संचालन, खजाने का संचालन। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 2 साल के लिए इसको बढ़ाया भी जा सकता है। आप देख सकते हैं पीओएस किस टाइप से ये चलेगा। वर्तमान में अगर आप देखोगे जो खजाने की स्थिति है, कोष की जो स्थिति है वो 345 करोड़ रुपए है, 345 करोड़ इसके अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन आरबीआई का योगदान इसमें 250 करोड़ रुपए का है। बाकी जो अधिकृत कार्ड नेटवर्क है 95 करोड़, उसने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। लेकिन आने वाले समय में ये जो अधिकृत कार्ड नेटवर्क है ये 100 करोड़ रुपए का योगदान इसमें देगा, बाकी सारा आरबीआई पैसा लगाएगा। इस तरह से ये कोष यानी जो खजाना है ये तैयार होगा और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक भी ये डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट का जो कंसेप्ट है वो भारी भरकम तरीके से पहुंचेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तैयार किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली सरकार की। हाँ जी, दिल्ली सरकार की। अभी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था, दिल्ली सरकार ने तमिल की संस्कृति को बढ़ाने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। उसी तरह से अब दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी की भी स्थापना की है। गोवा में बोली जाने वाली ये भाषा, गोवा की जो संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए दिल्ली में अब ये अकादमी बनेगी, कोंकणी अकादमी, जिससे दिल्ली में उस संस्कृति से भी लोग अवगत हों, उससे भी रूबरू हों। क्योंकि जो गोवा की संस्कृति है वो हर भारतीय के दिलों में बसती है, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है। तो इसीलिए जो ये व्यवस्था बनाई गई है, जो ये अकादमी बनाई गई है, वो कोंकणी भाषा से संबंधित है और 8 जनवरी 2021 में इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, 8 जनवरी 2021 को इसकी स्थापना की मंजूरी दी गई है। तो इसी के साथ जो है दोस्तों आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। फिर मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, जब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।